सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब और विवादों का एक बहुत बड़ा रिश्ता बन चुका है। पहले विष्णु को लेकर विवाद, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जूता कांड। लेकिन बावजूद इसके जस्टिस बी.आर. गवई लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राकेश किशोर के मामले के बाद जब जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने राकेश किशोर को माफीनामा दे दिया एक लिहाज से और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया, तो लगा कि अब जस्टिस बी.आर. गवई विवादों से दूर रहना चाहते हैं और वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सनातन अफगान का जो एक तमगा है वो तो उनके कंधों पर पहले से लग गया। लेकिन अब कुछ बयान और आए हैं और कुछ तस्वीरें बन रही हैं, और इन बयानों और तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो सवाल, अब सोशल मीडिया पर तो कोई बैन लगा नहीं सकता, सोशल मीडिया पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता। लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी है कि जिस बात की दुहाई जस्टिस बी.आर. गवई कभी 2023 में दे रहे थे कि उनका परिवार आज भी कांग्रेस के साथ सक्रिय है, सवाल ये उठने लगा है क्या राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी के साथ तो जस्टिस बी.आर. गवई नहीं है, लेकिन जो विचारधारा राहुल गांधी की हो चुकी है, जस्टिस बी.आर. गवई ने भी उसी विचारधारा को अपना लिया है। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के बाहर जाकर भारत को कथित तौर पर बदनाम करने का एक अभियान शुरू कर चुके हैं। अब मेरे ऊपर इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे तो मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा, लेकिन सच कहने से फिलहाल मैं पीछे नहीं हट सकता। 16 तारीख के बाद ये 2 अक्टूबर को पहुंचे थे बी.आर. गवई साहब मॉरिशस, और मॉरिशस में इन्होंने एक बयान दिया था, एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। और इस बयान को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको भारत बदनामी की एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि होता क्या है, जब एक परिवार की बात होती है तो जैसे एक देश है, देश के भीतर जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, जो समस्या है, वो हम परिवार में बैठकर निपटाते हैं। हम पड़ोस में जाकर चिल्लाते नहीं है कि देखो देखो हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन जो काम फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश परिवार की बात को भारत के बाहर ले जाकर बताने में थोड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। मॉरिशस में इन्होंने योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर अभियान था, जो बुलडोजर उनका फैसला होता था अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का, दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का, दुष्कर्म पीड़ितों के खिलाफ, दुष्कर्म के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने का, इस फैसले को लेकर मॉरिशस में पहले इन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जूरी, जज और जल्लाद नहीं बन सकती, इसलिए हमने बुलडोजर फैसले पर रोक लगाई। ठीक है, न्याय संगत अगर फैसला था तो आपके फैसले पर सरकारों ने अमल भी किया। भारत में बुलडोजर फैसले पर आपने रोक लगाई तो बुलडोजर कोई हवा में तो चल नहीं रहा था कि जहां पर आदमी दिखता वहां पर बुलडोजर चल जाता। बुलडोजर जिसके खिलाफ चल रहा था वो अपराधी थे, आपने बचा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन विदेश में जाकर सरकार को जल्लाद बताना और एक ऐसी तस्वीर पेश करना जिसमें यह बताया जाए कि भारत में कानून नहीं चलता, भारत में बुलडोजर चलता है, और इस बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये उन्होंने क्यों किया था। अब एक और नई कहानी जुड़ गई है। जस्टिस बी.आर. गवई विवाद में वियतनाम में पहुंचे थे। वियतनाम में एक एक कॉन्फ्रेंस थी, लॉ के जो तमाम विशेषज्ञ होते हैं उनसे जुड़ी हुई। यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने जातिवाद के दंश को एक बार फिर से उभारने का काम किया, और यहां पर जाकर उन्होंने क्या बयान दिया वो सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि भारत के बाहर जस्टिस बी.आर. गवई क्या संदेश देना चाहते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई यहां जाकर कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था वो एक बेहद ही लो कास्ट फैमिली में हुआ था। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो एक बहुत निचले परिवार, निचली जाति के परिवार में हुआ था। इस तरह का बयान इन्होंने वियतनाम में दिया है, और इस बयान के बाद कहते हैं कि एक लो कास्ट फैमिली में मेरा जन्म होने के बावजूद मेरे साथ अछूतों वाला व्यवहार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि संविधान ने मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन दिया, संविधान ने मुझे इसके लिए सुरक्षा दी ताकि मैं अवसरों को पा सकूं और मैं संविधान के अधिकारों को जी सकूं। अब यह बात समझ में नहीं आ रही कि 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया के देशों में जाते हैं तो पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे हम भारत में विकास कर रहे हैं,
कैसे हम सड़कें बना रहे हैं, कैसे हम नए नए टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ला रहे हैं। उस दौर में भारत के मुख्य न्यायाधीश आज भारत की जो पुरानी कहीं जो धूमिल हो चुकी एक, हम कहेंगे कि कुसंगति थी, मैं तो आज भी यही कहूंगा कि जातिवाद एक कुसंग था, एक कुसंगति थी, एक कुकृत्य था जो भारत में अब धूमिल हो चुका है। आज भारत में न जाति की चर्चा होती है, न जाति के नाम पर भेदभाव होता है, न जाति के नाम पर किसी के साथ छुआछूत वाला व्यवहार होता है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं कब कह रहा हूं, आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता हैं। खुद पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं। जो भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आती है, द्रौपदी मुर्मू। जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे। कोई भी पद हो, जाति से निर्धारण नहीं होता है, योग्यता आज भारत में फैसला करती है। योग्यता आज भारत में आपको पद दिलवाती है। आप किसी जाति के हों, आप किसी वर्ग से हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो। इसी भारत में एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम वर्ग से आकर राष्ट्रपति बन जाते हैं। हामिद अंसारी लोकसभा में स्पीकर थे, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति थे। हालांकि जब गए तो उन्होंने अपना जो काम करके गए थे उसके लिए तो आज भी देश उन्हें याद कर रहा है। जो भय बताकर गए थे उन्होंने भी वही काम किया था। तो भारत में जातिवाद रहा है कभी? कभी एक विशेष वर्ग ने, कुछ लोगों ने जातीय के नाम पर भारत में जो बंटवारे का, जातियों में बंटवारा, समाज में बंटवारा, धर्म में बंटवारे का जहर घोला था, वो था। लेकिन अब हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई 5 साल के जब थे, जब उन्होंने बचपन की शुरुआत की थी, तब उनके पिता आर.एस. गवई साहब पहली बार एमएलसी बन गए थे। आर.एस. गवई, जब जस्टिस बी.आर. गवई 34 साल के थे, तब आर.एस. गवई 5वीं बार एमएलसी बन चुके थे। इसके बाद वो 3 राज्यों के गवर्नर बने, बिहार के, सिक्किम के, केरल के, और उन्हें एक अच्छा खासा भारत में राजनीतिक वर्चस्व भी उन्होंने स्थापित किया। कांग्रेस पार्टी से करीबी रही, आरपीआई के वो अध्यक्ष रहे, फाउंडर रहे। बावजूद इसके भारत में बी.आर. गवई जब बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू की, उसके बाद वो जज बने, 2005 में परमानेंट नियुक्त हुए, उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सीनियरिटी देखी जाती है कि कब आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुलाना है। यहां पर भी जस्टिस बी.आर. गवई को अमूमन जो तमाम जज होते हैं जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफर तय करते हैं, उससे 2 साल पहले बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया? इसकी वजह खुद बी.आर. गवई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक कोई दलित सीजेआई नहीं बन पाया था, दलित जज नहीं था, इसलिए मुझे जल्दी बुला लिया गया। भारत में योग्यता के पैमाने पर फैसले हो रहे हैं। भारत में योग्यता के पैमाने पर आपको पद मिल रहे हैं। जनता आपको संवैधानिक पद दिलाती है, जनता आपको राजनीतिक पद दिलाती है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो ये खुद हैं। लेकिन विदेश में जाकर आज भी अपने आप को लो कास्ट फैमिली का बताना, अब इसे लेकर भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। और बहस ये छिड़ गई है कि क्या भारत बदनामी ब्रिगेड के नए अध्यक्ष बी.आर. गवई बन गए हैं? क्या जूता कांड पर जो उन्होंने भारत में चुप्पी साध रखी, अब विदेश में जाकर उसका बदला ले रहे हैं? भाई, आपको अगर बदला लेना था तो जो आपके संवैधानिक अधिकार थे, राकेश किशोर के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराते, एफआईआर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जो धाराएं लगती हैं वो आप दर्ज कराते, और जूता फेंकने पर जो आप बड़ा सा बड़ा वहां पर कानून लाकर उनको सजा दे सकते थे वो दिलवाते। यहां आपने बड़ा दिल दिखाया। आपने कहा कि मुझे ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता, चलने दीजिए वकील साहब, कोर्ट में हम सुनवाई करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप विदेश गए तो आपने अपने आप को लो कास्ट बताकर और वहां पर पूरा आपने ऊंच नीच, छूत अछूत, ये बातों का संगम शुरू कर दिया। विदेश में अब क्या छवि बन रही होगी कि भारत के एक जो मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, जो भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए यानी कि राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाते हैं, उनके साथ भी क्या ऐसा बर्ताव हुआ? और उनकी फैमिली को लो कास्ट फैमिली माना जाता है। तो ये आज भी भारत बदनाम की ये जो पूरी ब्रिगेड है, क्या उसकी कमान संभाल रहे हैं बी.आर. गवई साहब? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप संविधान की बात कीजिए, आप लॉ की बात कीजिए, आप भारत में डेवलपमेंट की बात कीजिए। एक ब्रिटिश अभी जो पत्रकार हैं, उनका मुझे बयान याद आ रहा है जो उन्होंने दिया है।
वो बता रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरी अपनी सैन्य क्षमता दिखाई, कुछ घंटों में 12 जेट्स पाकिस्तान के गिरा दिए थे। विदेश में भारत को लेकर यह चर्चा हो रही है। अभी ब्रिटेन के जो पीएम आए, उन्होंने भारत में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम भारत 2027 या 37 तक उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विदेश में यह चर्चा चल रही है, लेकिन भारत के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? भारत के लोग जाकर दुनिया भर में क्या बता रहे हैं कि हम एक छोटी जाति से आते हैं और भारत में हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि संविधान मजबूत था। अगर संविधान मजबूत नहीं होता तो छुआछूत का व्यवहार हो जाता। यानी कि ये भारत की मानसिकता बताई जा रही है। बहरहाल ये क्यों किया जा रहा है मुझे तो समझ से परे है, लेकिन आपको इस पर क्या लगता है? कमेंट पर मुझे राय देकर जरूर बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।